हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी का स्वागत है और सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। तो विद्यार्थीगण, आपके सामने एक ऐसा मंच है जिस मंच के माध्यम से आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप अपनी भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बशर्ते यदि यह यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक को आप बनाते हैं, पुस्तक से आप सेट प्रैक्टिस करते हैं और उस सेट प्रैक्टिस का एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं, तो उसका लाभ आपको बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। क्योंकि जब आप सेट बनाते हैं तो एक बार में केवल एक प्रश्न हल होता है और जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो एक क्वेश्चन को हल करने के दरमियान आप 3 से 5 क्वेश्चन का हल कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं लाभान्वित होना, यदि आप चाहते हैं बीएड में अपना एडमिशन को पक्का कराना, तो यूनिक पब्लिकेशन का इस बुक को खरीदें और प्रत्येक दिन उसका सेट बनाकर उसका एक्सप्लेनेशन को देखें। यदि सेट प्रैक्टिस आप पहले से किए हुए रहिएगा और एक्सप्लेनेशन में आप मौजूद होइएगा, तो आप यकीनन तौर पर अधिक से अधिक लाभान्वित होने का आपके सामने अवसर उपलब्ध है। मर्रे नदी को मर्रे डार्लिंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। तो मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फ्रांस की, आपको पता चलिए, फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर पेरिस से, जर्मनी के राइन नदी को कोयला नदी या इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बायकाटो नदी आपका न्यूजीलैंड का सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे जीवनदायिनी नदी के रूप में आता है। तो नदी को जीवन के लिए बेहद ही इसकी उपयोगिता होती है। भारत की जीवनदायिनी नदी गंगा को कहते हैं। दक्षिण भारत की जीवनदायिनी नदी गोदावरी और कावेरी को कहा जाती है। भारत को तो नदियों का देश के नाम से भी भारत को जाना जाता है। शिव समुद्रम पनबिजली योजना की शुरुआत 1902 से व्यावसायिक तौर पर भारत में सबसे पहले पनबिजली का उत्पादन, पानी से बिजली निर्माण, यह तो सबसे पहला पानी से बिजली का निर्माण 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था। लेकिन यह सिर्फ ऑफिशियल वर्क या जो बंगाल में रहते थे अधिकारी वर्ग उनके लिए था। व्यावसायिक तौर पर पहला बिजली की शुरुआत 1902 शिव समुद्रम से ही होती है और ये आपका पड़ता है कर्नाटक का कावेरी नदी के तट पर। कहाँ है? तो कर्नाटक के क्षेत्र में। कृष्णा नदी की जो पनबिजली परियोजना है उसे बोलते हैं नागार्जुन सागर परियोजना, उसे बोला जाता है नागार्जुन सागर परियोजना। नर्मदा नदी पर जो परियोजना है जिससे जल विद्युत का निर्माण होता है उसे बोलते हैं सरदार सरोवर परियोजना। और महानदी पर जो हो जाता है उसे बोलते हैं हीराकुंड परियोजना। महानदी पर होता है हीराकुंड परियोजना। तो अलग अलग नदी पर अलग अलग परियोजना है और उस परियोजना से जल विद्युत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शिव समुद्रम अर्थात नदी कावेरी राज कर्नाटक बिजली का निर्माण शुरू हुआ 1902 ईस्वी से। कटनी कहाँ पड़ता है? तो कटनी एक जगह है मध्य प्रदेश का, एमपी का एक नगर है। कटनी कहाँ है? तो एमपी का एक नगर है और एमपी में पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ सीमेंट उद्योग कटनी और सतना जो दोनों मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर है, वहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है। स्कूटर बाइक के उत्पादन के लिए हरियाणा का गुरुग्राम उर्वरक, भारत का पहला उर्वरक 1951 में सिंदरी, पहला उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी में। और साइकिल कारखाना के लिए पंजाब का लुधियाना साइकिल उत्पादन के लिए जाना जाता है।
भारत में सबसे निर्धन राज्य। अब यहाँ पर चूंकि निर्धन राज्य का आधार क्या होगा, अब सी रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर सबसे अधिक बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले में उसका नाम देखिए छत्तीसगढ़। सी रंगराजन समिति के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन नीति आयोग का जो समावेशी विकास लक्ष्य के आधार पर जो तैयार किया गया है उसमें पहला गरीब में सबसे ज़्यादा गरीब जो है उसमें नाम दिया गया है बिहार। अब चूंकि वर्तमान में नीति आयोग ही काम कर रही है तो नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे अधिक लगभग आबादी का 54% लोग जहां गरीब हैं वो है बिहार, और सबसे कम गरीब वाला जो राज्य है वो है केरल। जबकि सी रंगराजन समिति के आधार पर पहला नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ और सबसे कम गरीब जो है वो है गोवा। तो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आधार है, लेकिन योजना नीति आयोग के आधार पर भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। ऐसे भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया ही वार्षिक है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया से अधिक का वार्षिक है। तो भारत की कुल औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 1/3 है। हजारों झीलों का देश, अलग अलग देश का कुछ अलग अलग उपनाम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं उस देश का अलग उपनाम हो ही। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्वे को क्या कहते हैं, नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का देश। नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि का सूर्योदय का देश कहते हैं। फिलीपींस और फिनलैंड आपके सामने फिर ये दो विकल्प देखिए बचा हुआ है। तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश के नाम से, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देश को अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें कुछ उपनाम आपके सामने था। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक भारत के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जो फिलॉसफी की पुस्तक है। ये देश के पहला उपराष्ट्रपति और देश के दूसरा राष्ट्रपति के पद पर काम किए। इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, इन्होंने इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया से इनका जो पुस्तक और संस्था है उसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। सभी लोग अब स्वतंत्रता सेनानी हैं और अपने अपने क्षेत्र में समाज सुधार के अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर देखिए आपके सामने पुस्तक और लेखक है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मैथिली सेनगुप्त जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तक है साकेत। प्रेमचंद की सबसे फेमस पुस्तक में है गोदान, और सियाराम सेनगुप्त का फेमस पुस्तक है अंतिम आकांक्षा। सियाराम सेनगुप्त की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। आबो जनजाति भारत की कुल आबादी का
लगभग 8.13% जनजाति अर्थात एसटी अर्थात आदिवासी अर्थात यहाँ के मूल निवासी के रूप में है। त्रिपुरा की जो जनजाति है उसे रियांग, यह तो अलग अलग राज्य में कई कई जनजातियाँ हैं, लेकिन त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण जनजाति में रियांग, नागालैंड की जनजाति में नागा, मेघालय की जनजाति में गारो, खासी और जैंतिया, यहाँ की 3 महत्वपूर्ण है। अब देखिए असम, यहाँ पर आपके सामने एकमात्र राज्य शेष बच गया, तो असम की जनजाति का नाम है आवो। विश्वनाथ आनंद भारत का पहला ग्रैंड मास्टर, 1988 में इन्हें ग्रैंड मास्टर की खिताब प्राप्त हुआ। यूँ तो भारत में अब तक 74 लोगों ने ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त कर चुका, वे पहला थे विश्वनाथ आनंद जो 1988 में। ये शतरंज के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। ब्रिज मतलब क्या होता है? ताश। चलिए ताश तो आप अपने देखते हैं गांव पर भी लोग खेलते रहते हैं। ताश जो है ये भारत का एक महत्वपूर्ण खेल बनकर रह गया है। स्नूकर के महानतम खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी इसके महानतम खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में देखिए अभी पीवी सिंधु बैडमिंटन की अभी वर्तमान दौर की सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुयोग्य खिलाड़ी हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार, शौर्य मतलब क्या होता है? वीरता। शौर्य मतलब हुआ वीरता। तो भारत में वीरता पुरस्कार में नंबर 1 पर होता है परमवीर चक्र, नंबर 2 पर होता है महावीर चक्र। तो सैनिक क्षेत्र में चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, स्थल सेना हो, सैनिक क्षेत्र में उत्कृष्टम सैनिक कार्रवाई पराक्रम दिखलाने पर परमवीर चक्र, अधिकांशतः परमवीर चक्र जो है मृत्युपरांत ही प्राप्त होता है। कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र जो है जीवन काल में प्राप्त हो पाया है। महावीर चक्र द्वितीय पुरस्कार में सेना के क्षेत्र में शांति काल का वीरता का सबसे पुरस्कार, शांति काल के वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। वीर चक्र पुरस्कार भी सैनिक के क्षेत्र में, सैनिकों के क्षेत्र में ही वीर चक्र पुरस्कार भी प्राप्त होता है। सर ये प्रश्न ऐसा है कि फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश से है? तो ब्राजील का है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस पर कुछ विशेष बतलाया जा सके। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानवाधिकार। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। और 31 मई तंबाकू निषेध, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। चारों का चारों किसी महत्वपूर्ण दिवस है और चारों दिवस के बारे में आपको बतला दिया गया और चारों परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व का है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्यान्न दिवस। तो सभी का सभी जो है महत्वपूर्ण दिवस के रूप में शामिल है। एलिफेंटा पास मतलब क्या होता है? दर्रा अर्थात जिसे तिब्बती भाषा में बोलते हैं ला, अर्थात पर्वत का वह कटा छटा भाग जो इस पार से उस पार आने जाने का मार्ग उपलब्ध कराता हो। प्राचीन काल में इसी दर्रा या पास के माध्यम से ही लोग इस पार से पर्वत को पार करके इस पार से उस पार आया जाया करते थे। भारत के लिए काफ़ी खतरनाक दर्रा रहा जिसके माध्यम से कई अरब आक्रांता भारतीय सीमा में प्रवेश किए। तो वो था हिंदू कुश पर्वत का दर्रा। हिंदू कुश पर्वत का दर्रा जो भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। अब देखिए भारत में ही आप पढ़ते हैं लद्दाख में जो जिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा। तो दर्रा भारत में कई दर्रा है। तो एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में और एलिफेंटा की
गुफा, यदि गुफा शब्द होगा तो एलिफेंटा की गुफा जो है वो है आपके महाराष्ट्र में, जहाँ भगवान शिव को समर्पित ये गुफा है। तो एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है, एलिफेंटा की गुफा ये महाराष्ट्र में है। कौन यूरोपीय नदी? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है जो कि ये विश्व का ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत या इसे बोलते हैं भ्रंशोथ पर्वत। तो ये भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। तो वो नदी कौन सी है जो ब्लैक पर्वत से निकलती है, काला सागर में गिरती है? वो है डेन्यूब नदी। राइन नदी, जिसे कि कोयला नदी, जर्मनी में इसे कोयला नदी या इस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को, यह नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में, जो कहाँ गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के बाल्फोरस पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के ये गिर जाती है। जबकि ओडर नदी पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ओडर नदी जो है यह पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से है। डेन्यूब नदी ये 1 2 नहीं 10 देश से, यूरोप के 10 देश से होकर गुजरने वाली 5 देश की राजधानी से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी। किलिमंजारो जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत, यह कैसा पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है। कहाँ का है? तंजानिया का है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी जो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह पड़ जाता है आपका तंजानिया में, जो एक ज्वालामुखी पर्वत का भी उदाहरण है। स्थानीय पवन, देखिए पवन 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अस्थाई पवन या उसे सनातनी पवन बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं मौसमी पवन या स्थानीय पवन। ध्यान रखना है। देखिए यहां पर चलता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चला करता है। यहां पर चला करता है पछुआ पवन। यहां पर चला करता है पछुआ पवन, और यहां पर जो पवन चलता है वह चलता है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन। तो पवन का ये 3 पवन जो होता है, ये तीनों अस्थाई परमानेंट, इसकी दिशा सालों भर एक समान होती है। इन 3 पवन को छोड़कर जो शेष पवन जितना भी बच गया वह सभी स्थानीय या सभी जो है मौसमी पवन या स्थानीय पवन या अस्थाई पवन होता है।
तब यहाँ पर देखिए पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और चिनूक। चलिए मॉनसून भी, यह भी एक प्रकार का स्थानीय पवन का ही उदाहरण है यह भी, लेकिन चलिए इसकी दिशा यह सालों भर चलिए फिक्स होता है। यह एकमात्र ऐसा पवन है जो हर 6 माह में अपनी दिशा को बदल लेती है। पहला 6 माह यह दक्षिण, देखिए अभी ये चल रहा है, ये दक्षिण पश्चिम में, और अगला 6 माह यह उत्तर पूर्व की ओर चला करता है। यह भी स्थानीय पवन का ही उदाहरण है जो हिंद महासागर से ऑस्ट्रेलिया तट से भारत तट तक आता है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ विकल्प है, देखिए चिनूक, यहाँ उत्तर हो जाएगा चिनूक। अमेरिका में रॉकी पर्वत, अमेरिका में दक्षिण अमेरिका के रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाला यह गर्म पवन है। इस पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है। यूँ तो दिया गया विकल्प जिस प्रकार से है उसमें बी और डी दोनों सही है, लेकिन जब एक से अधिक सही हो तो सबसे सही उत्तर कौन होगा, तो उसमें आता है चिनूक। उसको भी ढूंढना होता है, उसे भी खोजना होता है कि एक से अधिक उत्तर में सबसे सही उत्तर कौन है। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो गेहूं का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन में। लेकिन चूंकि यहाँ पूछ रहा है गेहूं का सबसे अधिक हेक्टेयर में, अर्थात 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से अमेरिका नंबर 1 है। क्योंकि अमेरिका की जो प्रेरी भूमि है उसे गेहूं का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर अमेरिका है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन के दृष्टिकोण से नंबर 1 चीन है और नंबर 2 पर उसमें भारत आता है। चीन के बाद गेहूं में भारत का नंबर है। मर्डेका कप किससे संबंधित है, मर्डेका कप का संबंध है फुटबॉल से। बैडमिंटन से हो जाता है आपका थॉमस कप, जो भारत इसका विजेता रहा। ये बैडमिंटन का विश्व कप होता है। महिला हॉकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये महिला हॉकी से जुड़ा हुआ होता है। इक्वेडोर की राजधानी, सबसे पहले किंगस्टन किसकी राजधानी है, तो जमैका की राजधानी किंगस्टन। बोलिविया की राजधानी लापाज। पेरू की राजधानी लीमा। अब एक मात देखिए बच्चा, इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो। राजीव गांधी को जहां अंतिम तौर पर ये शवदाह गृह में जलाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया, उस भूमि को कहा गया वीर भूमि। इंदिरा गांधी के भूमि जहां उन्हें समाधि दी गई उसे बोला गया शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी के लिए शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ विजय करने के पश्चात समझौता में ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई, इसके कहा जाता है विजय घाट। इनके समाधि स्थल को विजय घाट, इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल, राजीव गांधी को वीर भूमि, महात्मा गांधी को राजघाट, जवाहरलाल नेहरू को शांति घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न का सेट यहाँ पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थी की यदि पढ़ाई बेहतर लगती है, रोचक लगता है कि पढ़ाई हमें काफ़ी ज्ञान देता है, एक से अधिक क्वेश्चन की जानकारी उपलब्ध कराता है, पढ़ाई सरल और तार्किक रूप से है, तो यकीनन तौर पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।